हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम क्या देख रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने समेशन पे बेस्ड अपने लिमिट के सवाल देखे, जहां पे हमारा जो जस्ट रिसेंट लास्ट लेक्चर था काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे हमने क्या देखा, एक सवाल, एक समेशन के सवाल के अंदर जिसमें ऑलरेडी लिमिट है, उसमें हमने अपने एक बेसिक मैथ्स में पढ़ी हुई चीज के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया। कौन से कंसेप्ट को? तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां सीखी। सबसे पहले सीखा कि किस तरीके से अगर एक फ्रैक्शनल पार्ट का समेशन होता है तो उसको हैंडल करना है। उसके बाद हमने सीखा कि वो एक इनइक्वालिटी के टर्म्स में आता है, उस इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करना है। फिर हमने सीखा कभी हमें इनइक्वालिटी के बीच में लिमिट की लगाने की जरूरत पड़ जाए तो किस तरीके से लगाएंगे। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, हर एक स्टेप उसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, अब फिर से इस सवाल को देखोगे तो सवाल अगेन सिंपल नहीं है। क्यों? सवाल आपको कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x सो ऑन टिल nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यानी कि यहां पे ये कोई सिंपल ब्रैकेट नहीं है। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर है? यानी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ रहा है, तो तुरंत अब उस कंसेप्ट पे सोचना है, क्योंकि मुझे पता है अब इसको इतनी सिंपली मैं लिख नहीं सकता। अब देखो यहां पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जब आपने चीजें पढ़ी थी बेसिक में, तो याद करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो लेक्चर्स थे ना, काफी सारे थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कुछ भी बताने के लिए मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, तो मैं एक्स की रेंज बता दूंगा, या मुझे अगर एक्स की रेंज पता है तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बता दूंगा। हमने ये देखा था कि कभी भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे, तो अगर मुझे एटलीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता है तो मैं उसके लिए एक्स की रेंज बता सकता हूं, या मुझे अपने x की वैल्यू पता है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज बता सकता हूं। लेकिन अगर सिर्फ इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया जाए तो काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वाली सोच जो मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कर रहा था यहां नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके किसके बीच में होगा, बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ भी x के बारे में। मुझे x के बारे में एक क्षण नहीं पता कि आखिर ये x की वैल्यू क्या है। अगर क्या है ये पता चल जाता तब मैं बता सकता था कि किसके किसके बीच में होगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x किसके बीच में होगा ये भी नहीं बता सकता। क्यों? अगेन वही वाली बात कि जब मुझे x के बारे में कुछ क्लियर ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। तो जब मैं यही नहीं कर पाऊंगा तो इस सीरीज के बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे सोचना पड़ेगा आखिर मुझे? फिर तुरंत मेरा ध्यान गया कि मैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को किसी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब याद करो, कुछ हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि हम लिख सकते हैं कि मेरा जो नंबर होता है ना, वो नंबर कैसे बना होता है। तो मेरा नंबर बना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से मिलके। क्या मैंने कह दिया? मेरा कोई भी एक नंबर है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बना होता है। आप चाहो तो टेस्ट कर लो। मान लो मैं 5.6 ले रहा हूं, तो 5.6 किससे बना है? 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बता दोगे? किस इंटीजर के बीच में लाई करता है, उसमें कौन छोटा है? तो 5.6 5 और 6 के बीच में लाई करता है, छोटा वाला इंटीजर कौन है? 5। तो इसका आंसर आ गया 5 प्लस 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, यानी ये है मेरा 0.6। देखो 5.6 आ गया निकल के। यानी ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मेरा कोई भी नंबर है उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं। अब ये करने से क्या फायदा हुआ, क्यों ये मैंने लिखा यहां पे, अब ध्यान दो। तो आपने जस्ट देखा कि डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर पे सोचना कोई इजी जॉब नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, तब तक मैं उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज नहीं बता पाऊंगा कि कहां से कहां तक होगी, क्योंकि इसमें से किसी की वैल्यू मुझे क्लियर है नहीं, क्योंकि सब कुछ x के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ये क्लियर हुआ? तो आखिर मैं करूं क्या? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर सकता हूं, अपनी पढ़ी हुई चीज के टर्म्स में लिख सकता हूं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कभी भी समेशन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है तो उसको सॉल्व करना रिलेटिवली काफी इजियर होता है। ये हमने जस्ट ऑब्जर्व किया है। तो क्यों ना ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे एडवांटेज ये होगा कि सॉल्व करना रिलेटिवली काफी इजियर हो जाएगा। तो पढ़ी हुई चीज को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इस पे सोचना मुश्किल था, और हमने अभी जस्ट देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट में समेशन के कंसेप्ट लगाना ज्यादा आसान है। तो मैंने क्या किया, अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरीके से लिखा कि वो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आप खुद बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से कि मैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसा लिखूं कि वो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे दिख रहा है सर कि कहीं पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाए तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं। देखो रीअरेंजमेंट करो
तो मैं बोल सकता हूं सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या कह सकता हूं सर? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी मुझे क्या ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं बोल सकता हूं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इससे फायदा ये होगा कि अब चीजों को सॉल्व करना रिलेटिवली इजियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करो। अब इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करो। यानी आपको जितने ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं सबको आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मेरा सवाल चेंज होके हो गया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे पहला टर्म। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं। ये आया पहला टर्म, ये नॉर्मल ब्रैकेट दिया मैंने। अगला टर्म फिर क्या आया? 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखा जाएगा? 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसको भी ब्रैकेट में दिया। इसी तरीके से 3x के बदले क्या लिख सकता हूं? 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इसको भी ब्रैकेट में दिया। और ये कहानी मेरी चल रही है कहां तक? nx तक चल रही है। तो nx के बदले भी क्या लिख सकता हूं? nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। ये क्लियर है सभी को? ये लिख लिया। और डिवाइड में क्या है मेरे पास? n स्क्वायर है। अब मुझे क्या दिख रहा है? बड़े आराम से मैं हर एक टर्म में से अपने x वाले टर्म्स को अलग रख सकता हूं और फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म्स को अलग रख सकता हूं। ये मुझे क्लियर यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। बस इस चीज को अप्लाई करो, ब्रैकेट खोल दो। तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2x उठाया यहां से, प्लस यहां से 3x उठाया, प्लस 4x, और ये कहानी चलती जा रही है nx तक। क्लियर? ये आया एक सेट मेरे पास। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। ये कहानी चलती जा रही है। मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x सो ऑन करते करते फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx तक भी आ चुका है। ये क्लियर है सभी को? डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? n स्क्वायर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे अब इस n स्क्वायर को मैं अलग अलग दे देता हूं। तो अगर मैं इस n स्क्वायर को अलग अलग दूंगा तो मुझे दिखेगा, यहां पे देखो क्या दिख रहा है, तो x प्लस 2x प्लस 3x सो ऑन करते करते nx तक, और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। अगला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एंड सो ऑन करते हुए आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx तक आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इतना लिखने के बाद इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके डिवाइड में भी n स्क्वायर। अब देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो ये इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। इसलिए हमने ऐसा अलग किया क्योंकि ऑलरेडी हम इस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के फॉर्मेट की लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल चुके हैं 0, तो उसको हम सीधे यूज कर पाएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही अलग किया, मुझे यहां क्या दिख रहा है यहां ध्यान दो। तो मेरे पास आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस तरफ क्या आया मेरे पास? तो इस तरफ मेरे पास x कॉमन हो गया, मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन करते करते प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और इस तरफ मेरे पास है माइनस। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में निकाल चुके हो। कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी। मतलब मेरा सवाल अब चेंज होके क्या हो गया? पहले इतना नोट डाउन करो। मतलब मेरा जो सवाल है वो चेंज होके ये बन गया, ध्यान देना। तो मेरा सवाल अब चेंज होके क्या हो गया, इस पे हम फोकस करेंगे। तो यहां पे देखो, तो मेरा सवाल आपका हो गया यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे अब ध्यान दो क्या दिख रहा है? x बाई एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, यानी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया मेरे पास, और माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी इस सिंपल लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरे पास कितना आ गया है? x/2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब मैंने आपको शुरुआत में ही समेशन के प्रॉब्लम में इस टाइप की लिमिट सॉल्व करना सिखाया। मैंने आपको क्या कहा था? x/2 एक कांस्टेंट है, उसको n से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। जो भी लिमिट लगाएंगे इसमें लगाएंगे। तो क्या दिख रहा है? इसमें लगाने के दो तरीके, या तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके एल्जेब्रिक बाय एल्जेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, उसके बाद लिमिट लगाओ। या एक दूसरा तरीका भी हमने देखा था कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x/2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक n से एक n गया, मेरे पास बचा n प्लस 1/n, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/n, यही n प्लस 1/n। और जैसे ही n को इंफिनिटी डालोगे तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी क्या बनने लगेगा? ये टर्म 0। तो आपके पास कितना आ गया? 1 प्लस 0 इंटू x/2, यानी आपका फाइनल आंसर आ रहा है x/2। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर ले। इधर आ जाता हूं मैं।
तो ये होता है पढ़ी हुई चीज का एप्लीकेशन। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि वो फ्रैक्शनल पार्ट का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव होता है अगर सही सोच लिया तो। और उसका कंसेप्ट मैं लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों में लगा सकता हूं, जो कि आपको यहां पे ऑब्जर्व हुआ। समझ में आया? बहुत ही तगड़ा सवाल। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल पे डिस्कस करें तो मुझे क्या दिख रहा है, तो देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है नेक्स्ट सवाल? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन, कहानी चल रही है n टर्म्स तक। आपको nth टर्म नहीं बताया, लेकिन ये सारी चीज किसमें बंद है? आपके डब्बे में बंद है। डब्बा कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? n क्यूब है। ये क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे फिर से उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। मुझे पता है सर, कहीं पे भी मुझे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिखे तो मैं उसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस इस चीज को सोचते हुए अप्लाई कर देना। लेकिन पहले आपको nth टर्म नहीं बताया, तो पैटर्न के हिसाब से आपको क्या लग रहा है मेरा nth टर्म क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर पैटर्न के हिसाब से मेरे को पता लग रहा है कि मेरा nth टर्म होना चाहिए n स्क्वायर एक्स प्लस n। दिख रहा है यहां से 1 का स्क्वायर है पहला टर्म, 2 का स्क्वायर है दूसरा टर्म, तो nth टर्म में n का स्क्वायर होगा, इंटू एक्स है, इंटू एक्स कर दिया, प्लस पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है, 3 है, तो nth टर्म में n आएगा। यानी मेरा nth टर्म ये होगा, ये समझ में आ गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी एक्चुअली आपका सवाल क्या बन गया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो ऑन टिल n का स्क्वायर एक्स प्लस n ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये मेरा सवाल बन गया है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में n क्यूब आ गया। फिर से वही कहानी, इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x, ये आपका क्या हो गया? x माइनस, देखो इस ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है यहां पे, इस ब्रैकेट का मतलब है इस चीज को मैंने एक साथ लिखा, तो ये x का काम कर रहा है, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी कि यहां पे क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरीके से सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2, ये आपका x का काम कर रहा है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का स्क्वायर x प्लस 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये कहानी चलती जाएगी, कहां तक? जब तक कि हम अपने nth टर्म तक नहीं पहुंच जाते। तो वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर एक्स प्लस n माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आपका n स्क्वायर एक्स प्लस n, यहां तक हम पहुंच गए। और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है? आपका n क्यूब है। होल डिवाइडेड बाय क्या है? आपका n पावर 3। यानी यहां पे हम क्या करते हैं? आपको पता है कि पहले रीअरेंजमेंट करते हैं, इन सारे टर्म्स को एक साथ रखेंगे और हमारे ये फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो पहले इन टर्म्स को एक साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन। ये कहानी चल रही है कहां तक? प्लस n स्क्वायर एक्स प्लस n तक चली, डिवाइडेड बाय ये इतना हो गया। ठीक है, ये एक सीरीज बन रही है मेरी, ये एक सीरीज बन रही है। उसके बाद माइनस साइन के साथ सारे फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म, तो माइनस को कॉमन ले लूंगा तो टर्म आ रहे मेरे पास 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या आएगा? 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2, थर्ड टर्म क्या आएगा? इसी तरीके से 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करते करते n स्क्वायर एक्स प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट तक आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास? n क्यूब हो गया। इतना पहले नोट डाउन करें। कर लिया? क्लियर? अब देखो यहां बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा सवाल है। पढ़े हुए कंसेप्ट का कैसे एक सवाल में एप्लीकेशन होता है वो आपको यहां पे दिख रहा है। देखो यहां पे पहले इस टर्म को देखो, तो ये टर्म भी कोई सिंपल सीरीज नहीं है, ये फिर से देखो 2 सीरीज से मिलकर बनी है। कितने सीरीज से मिलकर बनी है? ये भी आपके 2 सीरीज से मिलकर बनी है। अब यहां पे ध्यान दो, तो अगर मैं इस सीरीज को फिर से देखूं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3, सोन करते हुए कहानी आगे बढ़ रही है। इसको मैं फिर से ब्रेक डाउन करके कैसा लिख सकता हूं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं देखो क्या कर रहा हूं, 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स, n का स्क्वायर एक्स को पहले एक साथ कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स, सो ऑन टिल आपका n का स्क्वायर एक्स, यहां तक आ जाएगा। क्लियर है? ये आया, ये एक सीरीज बनी मेरी। अगली सीरीज +1 +2 +3 डॉट 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 n तक,
यानी अगली सीरीज बन रही है 1 + 2 + 3 सो ऑन करते करते कहां तक, n तक। ये एक सीरीज बनी, माइनस ये आपका इस पूरी सीरीज बन रही है। यहां पे बस मैं क्या कर रहा हूं, पूरा ना लिखने के बदले ये सीरीज करके लिख दे रहा हूं, यानी ये इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल डिवाइडेड बाई आपके पास कितना है, यहां डिनोमिनेटर में n³ है। अब मैं क्या करता हूं, ये n³ इसको इसको और इसको अलग अलग करके दे देता हूं। तो ये मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस सो ऑन करते करते प्लस n का स्क्वायर x, इतना डिवाइडेड बाई n³। अगला टर्म है प्लस 1 + 2 + 3 सो ऑन करते करते n तक, ये डिवाइडेड बाई n³, और उसके बाद माइनस ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज डिवाइडेड बाई n³। ये हमने कर दिया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक पहले नोट डाउन करो। कर लिया? अब देखो यहां पे जितने बातें कहूंगा ध्यान देना। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली अब नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में n³ आ गया, n² नहीं रहा। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, आप ये पूरा ये मत रिजल्ट मत याद रखो, आपको वो रिजल्ट याद रखना था जहां पे मुझे ये पता लगा था कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां के बीच में थी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके किसके बीच में थी। तो जब मैंने ये रिजल्ट याद रखा था तो मुझे यहां से क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व हुई थी, ध्यान देना क्या ऑब्जर्व हुआ था, कि सर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, जब ऐसे करते करते हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx तक पहुंचे थे सर, तो वहां पे मुझे क्या दिखा था, तो वहां पे मुझे ये दिखा था सर कि ये जो भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो हमेशा इस तरफ कंबाइन होने के बाद 0 और इस तरफ 0 से 1 के बीच में 1 n टाइम्स आया था, तो ये n के बीच में लाई करी थी। अब यहां देखो आपके पास डिनोमिनेटर में n³ है, तो क्या करोगे, इस सीरीज में n³ से डिवाइड कर देते, इस इनइक्वालिटी में n³ से डिवाइड कर देते, तो इधर भी n³ से डिवाइड होता, इधर भी n³ से डिवाइड होता। यानी आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिसकी मुझे लिमिट निकालनी है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो इसको अब सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू लाई कर रही है किसके बीच में, तो ये 0/n² यानी 0 से लेके n/n³ यानी कि 1/n² के बीच में लाई कर रही है, जहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही n की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो अगेन ये भी कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0 होने लगेगा। तो यहां से क्या अंदाजा लगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट की जो सीरीज बनती है ना, उसमें जहां आपने देखा कि n की पावर बड़ी होती चली जा रही है, n की पावर बढ़ती चली जा रही है, तो हर बार रिजल्ट 0 ही आना है, हर बार रिजल्ट 0 ही आना है। उस सवाल में यहां डिनोमिनेटर में n² था, इस सवाल में n³ है। ये क्लियर हुआ सभी को? तो क्या दिख रहा है, पावर बढ़ता जाएगा, यहां n की पावर 5 होता, 6 होता, वो भी अल्टीमेटली यही रिजल्ट देता। लेकिन एक बार हमेशा बना के चेक कर लेना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 होने लगा, यानी इस सीरीज की वैल्यू लिमिट निकालने के बाद क्या होने लगी, अगेन फिर से 0 होने लगी। यानी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाली सीरीज थी इसकी वैल्यू फिर से 0 होने लगी। इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, यानी मैंने इतने पोर्शन के लिमिट का काम कर दिया, अभी इतना पोर्शन बचा है मेरे पास, अब उसको देखते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, x सब में कॉमन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कहानी चल रही है n के स्क्वायर तक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास n³ है। आगे क्या दिख रहा है, प्लस, इसका एक्सपेंशन में जानता हूं क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई n³ है, तो 2n³ हो गया। ये क्लियर हुआ, और वो तो 0 हो चुका है। यानी इसमें आगे प्रोसीड करें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां x इंटू, अब देखो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये जो एक्सपेंशन है इसकी ऑलरेडी हम रिड्यूस रिजल्ट जानते हैं। हम जानते हैं कि n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 निकल के आता है, बाई 6 निकल के आता है, और डिवाइडेड बाई n³ है, तो कितना हो गया 6n³। उसके बाद अगला टर्म क्या है, प्लस, यहां से एक n से एक n जाएगा तो 2n बचेंगे, यानी आपके पास क्या बचा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n², ये आपके पास बचा रह गया। ये क्लियर हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहां पे फिर से एक n से एक n जाएगा तो 2n बचे रह जाएंगे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अब यहां पे देखो मेरे पास यहां पे रिजल्ट आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसके बाद यहां पे मेरे पास बचा है x इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 6n², ये बचा है मेरे पास, और आगे क्या बचा है मेरे पास, प्लस। अब देखो ध्यान दो, इसकी लिमिट की वैल्यू अभी डायरेक्टली बता दूंगा, क्यों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, और प्योरली अलजेब्रिक बाय अलजेब्रिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सेट है। तो हमने शॉर्टकट सीखा था सर, क्या सीखा था, हमने जाना था सर कि जहां
n की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखने के बाद मुझे यह पता लगे कि n की हाईएस्ट पावर अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा होती है तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी अल्टीमेटली मेरे पास ये बचा, यानी कि मेरे पास बचा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे x इंटू, ध्यान देना अगेन इसको सॉल्व करने के वही अगेन दो तरीके, जिस मेथड से बनाना चाहो बनाओ। तो मान लो एक दूसरे मेथड से जैसा मैंने आपको सिखाया था वहां से अप्रोच करें, तो इस चीज को कैसा लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, 6 को x के साथ दे दिया, इस n स्क्वायर को 2n में ब्रेक कर दिया, एक n इसको डिनोमिनेटर में दे दिया, एक n इसको, यानी कि इसको लिखूंगा n प्लस 1 बाई n, और यहां पे इसको क्या लिखूंगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। यानी यहां से फर्दर प्रोसीड करूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से मेरे पास कितना निकल के आ गया, तो यहां से आ गया x बाई 6 इंटू, यहां से इसको मैं बोल दूंगा 1 प्लस 1 बाई n, एलसीएम ले लिया मैंने, और यहां पे क्या बोल दूंगा 2 प्लस 1 बाई n, कितना 2 प्लस 1 बाई n। अब जैसे ही n की वैल्यू मैं इंफिनिटी डालूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी ये टर्म 0, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी ये टर्म 0, तो देखो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है x बाई 6 इंटू, यहां पे बचा मेरे पास 1 प्लस 0 यानी कि 1 इंटू, यहां पे मेरे पास बचा 2 प्लस 0 यानी कि 2, यानी कि 2 से 6 गया 3 टाइम्स, तो मेरा फाइनल आंसर आया x बाई 3। इसको नोट डाउन करें। तो आपने क्या देखा, एक छोटे से कंसेप्ट को उठाकर इतना बड़ा सवाल बना दिया, और ये तब तक नहीं हिलता अगर आप वो फ्रैक्शनल पार्ट वाले रिजल्ट को नहीं याद रखोगे। बार बार कह रहा हूं, पहली बार तुमने समेशन में फ्रैक्शनल पार्ट देखा है, वो रिजल्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना क्योंकि वो बहुत यूजफुल होता है, हमेशा काम आता है। क्लियर है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल एक्सट्रीम देख लिया, अपने समेशन पे कहां तक सवाल जा सकता था। अब इससे ज्यादा कोई आपको फ्रैक्शनल पार्ट और ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफ्यूज करने वाला सवाल नहीं दे सकता, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल है। इतना अगर आप समझ गए तो आप कोई भी सवाल बना लोगे। तो इस चीज को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से क्या हो जाएगा, लिमिट में एक और नया कंसेप्ट अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbeans.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbeans.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।